नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं खबरों की खबर। नीट परीक्षा को ऑनलाइन यानी कि सीबीटी मोड में ले जाने का सरकार का फैसला केवल एक तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि ये देश का मेडिकल शिक्षा तंत्र में एक बहुत आर्थिक और सामाजिक मोड़ भी है। जहां एक तरफ ये पेपर लीक माफिया पर सर्जिकल स्ट्राइक माना जा रहा, वहीं दूसरी तरफ ये तैयारी के पुराने और सस्ते तरीकों को खत्म कर एक नए महंगे डिजिटल युग की शुरुआत हो रही है। अब तक कोचिंग सेंटर्स केवल क्लासरूम और व्हाइट बोर्ड के भरोसे चलते थे, अब उन्हें रातों रात आईटी हब में बदलना होगा। संस्थानों को 50,000 से 1 लाख कंप्यूटरों वाली विशाल लैब तैयार करनी होगी। वहीं विशेषज्ञों का दावा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और की लागत निकालने के लिए कोचिंग संस्थान सालाना फीस में 20 से 30% की बढ़ोतरी भी कर सकते हैं। जो कोचिंग आज 1.5 लाख रुपए ले रही है, वो कल 2 लाख रुपए वसूलेगी। भारत के गांवों में आज भी बिजली की आवाजाही और इंटरनेट की कछुआ चाल एक कड़वी हकीकत है। शहरी छात्र जो बचपन से कंप्यूटर पर गेम खेलता है, उसके लिए सीबीटी आसान है। ग्रामीण जो छात्र है, जो पहली बार परीक्षा केंद्र पर कंप्यूटर छुएगा, वो अपनी योग्यता के बजाय तकनीकी घबराहट के कारण पिछड़ भी सकता है। मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए पहले से ही मेडिकल की पढ़ाई का खर्च उठाना मुश्किल है। अब एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी ही इतनी महंगी होने जा रही है कि एक गरीब मेधावी छात्र के लिए संसाधनों की कमी सबसे बड़ी बाधा बनेगी। कल तक छात्र सिर्फ बायोलॉजी और फिजिक्स से लड़ता था, अब उसे सॉफ्टवेयर इंटरफेस और सर्वर डाउन जैसी चुनौतियों से भी जूझना पड़ेगा। यह बदलाव मेरिट से ज्यादा सुविधा पर आधारित हो सकता है। तकनीकी प्रगति अनिवार्य है, लेकिन इसकी कीमत समान अवसर की बलि देकर नहीं चुकाई जानी चाहिए। डिजिटल नीट को समावेशी बनाना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती होगी। इसी पर आज हम करेंगे बातचीत करने के लिए हमारे पास नीट के छात्र भी होंगे और कोचिंग संचालक भी होंगे, डॉक्टर्स भी हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं डॉक्टर राजेश अग्रवाल, डॉक्टर राजेश मित्तल जी का सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। रितु ठाकुर जी नीट छात्र हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल कुमार छात्र हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सीधे सर हम राजेश जी के पास चलते हैं। सर चूंकि आप एक डॉक्टर भी हैं, कोचिंग सेंटर अभी आपके हैं, कोचिंग सेंटर भी चलाते, तो आपसे बेहतर जानकारी हम देश के हित में ये जानना चाहते हैं, क्या कोचिंग संस्थानों द्वारा आईटी हब बनाने के नाम पर फीस में 20 से 30% की वृद्धि की जा सकेगी? ये जायज रहेगी या सरकार को इस पर प्राइस कैप लगानी चाहिए? क्या कहेंगे सर? सर मेरा मानना है कि सरकार को प्राइस कैप लगा देना चाहिए, जिससे स्टूडेंट्स को नुकसान ना हो, क्योंकि स्टूडेंट्स हर तबके का होता है। वो गरीब भी है, मध्यम वर्ग भी है और अमीर भी है। अमीरों पर तो उसका उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो गरीब तबके का बच्चा है, जो बहुत सारे गांवों से, विलेजेस से बिलोंग करता है, उनको अपना जो नीट का फॉर्म भरने की फीस भी जुगाड़ करनी पड़ती है। और जब वो एडमिशन्स लेने आते हैं तो वो मतलब बहुत सारे बच्चे इस वजह से कोचिंग छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास फीस का अरेंजमेंट नहीं हो पाता है। और कोचिंग क्लासेस को फीस लेने का कारण है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स के पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे, एडवर्टीजमेंट के खर्चे, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो पर कैपिटलाइज अगर स्टूडेंट कैपिटलाइजेशन देखें या खर्चा देखें तो देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि सभी कोचिंग्स 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया फीस ले रही हैं। ये बहुत सारी कोचिंग्स ऐसी हैं जो अंडर 1 लाख रुपीस, जैसे 50 to 60,000, 60 to 70,000, 70 to 80,000 भी ले रही हैं। साथ में गवर्नमेंट को मैं तो ये कहूंगा कि ये कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट जीएसटी लगाती है, जो बिल्कुल स्कूल्स के बच्चों पर जीएसटी नहीं है, लेकिन कोचिंग्स के स्टूडेंट्स पर जीएसटी लगा रही है। तो अगर जीएसटी में गवर्नमेंट अगर सुधार कर दे, बच्चों पर जो जीएसटी लग रहा है वो अगर रिलीफ कर दिया जाए या उसको 5% तक ला दिया जाए, तो बच्चों को काफी रिलीफ मिलेगा, कोचिंग संस्थानों को भी काफी रिलीफ मिलेगा। इससे क्या है, शिक्षा थोड़ा सस्ता हो पाएगा। मेरा मानना है कि अभी जो नीट का पेपर आउट हुआ है जी, वो पिछली बार भी आउट हुआ था, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है सिस्टम की तकनीकी या कहीं ना कहीं जो माफिया लोग हैं उनका बोलबाला है जी। उसको कंट्रोल करने के लिए, जैसे हमारे भारतवर्ष में चुनाव होते हैं, क्योंकि हमारा देश एक विशाल देश है और विविधताओं से भरा हुआ है जी। तो मेरा मानना ऐसा है कि इतने पूरे बड़े देश में और विदेशों में भी हम लोग सेम डे एग्जाम आयोजित कराते हैं। अगर इस एग्जाम को स्टेट वाइज रख दिया जाए, इन द सेंस कि जैसे चुनाव होते हैं स्टेट के हिसाब से, वैसे ही अगर चुनाव की तरह ही अगर इन एग्जाम्स को
पेपर मोड पर भी कराया जाए तो कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि 22 लाख स्टूडेंट्स को या 24 लाख स्टूडेंट को सीबीटी मोड पर ले जाना मेरे हिसाब से सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि शहरों तक तो ये व्यवस्था है लेकिन गांव बाहर तक ये व्यवस्था नहीं है। कभी हमारे यहाँ इंटरनेट की तकलीफ है, जी बिल्कुल। कभी यहाँ क्योंकि प्रैक्टिस की तकलीफें हैं कि बच्चे सीबीटी मोड पर प्रैक्टिस नहीं कर पाए। जिन बच्चों ने सीबीटी प्रैक्टिस किया उनके लिए इजी होगा, लेकिन जो छात्र गांव से बिलोंग करते हैं, इंटीरियर क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं जी और ऐसे क्षेत्रों से करते हैं जहां नेटवर्क है ही नहीं, उनके पास स्मार्टफोन भी नहीं है, जी तो उनके लिए बड़ा तकलीफ होने वाला है। तो मेरा मानना ऐसा है, मेरा अपना सोच ये है कि जैसे हमारा चुनाव आयोग चुनाव इतने बड़े विशाल देश को चुनाव आयोजित कराता है जी और टुकड़ों में उसको आयोजित कराता है, इसी तरह से जो है कुछ स्टेट्स का एक कपल बना के या कुछ इस 2 से 3 स्टेट में एक डेट को दे दे, फिर 2 से 3 स्टेट को ऐसे अलग अलग डेट्स पे अलग अलग पेपर आयोजित कराए जाए और पूरी सिक्योरिटी के साथ कराया जाए तो पेपर आउट नहीं होगा। और अगर कहीं एक आध स्टेट में आउट हो जाता है तो उसको आप दोबारा भी, जैसे चुनाव फेल होता है तो फिर दोबारा चुनाव कराए जाते हैं, ऐसा नहीं कि पूरी इंडिया में कराए जाए। जी तो जी इससे क्या है, सरकार का धन बचेगा, देश का पेपर बचेगा, देश का जो है फ्यूल सिस्टम बचेगा, एनर्जी बचेगा और बच्चों का सही समय पर रिजल्ट्स भी आ पाएंगे और सही समय पे बच्चे जो है मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला ले जी पाएंगे। बिल्कुल। और साथ में राजेश बच्चों जी, का आपकी आपके विचार सराहनीय है, सरकार को इस पे पहल करनी चाहिए, पूरा देश देख रहा है आपको। हम नीट छात्रा से ही बात कर लेते हैं। रितु, शहरी छात्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में उन छात्रों की कीमत, समय की भरपाई कैसी होगी जो कंप्यूटर इंटरफेस को समझने में ही घबराहट महसूस करते हैं, परीक्षा के महत्वपूर्ण मिनट तक गवा देते हैं? जी सर, ग्रामीण भारत के कई इलाकों में आज भी इंटरनेट की स्पीड बहुत बहुत ज़्यादा धीमी है और बिजली कटौती आम बात है। अगर परीक्षा ऑनलाइन होगी और बीच में नेटवर्क चला जाता है या बिजली चली गई तो छात्र मानसिक मानसिक दबाव में आ जाएंगे। सालों की मेहनत कुछ मिनटों में ही बिखर जाएगी और उनका भविष्य भी खराब हो सकता है। मैं अपना खुद बताऊं तो अभी इस वीडियो में जुड़ने के लिए भी मुझे इंटरनेट लेना पड़ा, क्योंकि यहाँ नेटवर्क इश्यूज हो रही है। अगर इस टाइम अगर मैं एग्जाम दिलाते रहूं और अगर नेटवर्क चली जाती है तो ये छात्रों के ऊपर कुछ थोड़ी ना होगा, वो तो जानेगी ना। जी तो सरकार नहीं कर सकती है तो फिर इंटरनेट या कंप्यूटर लैपटॉप में परीक्षा लेना सही नहीं है मेरे हिसाब से। जी, हमारे साथ अनिल कुमार भी जुड़े हैं। अनिल जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या डिजिटल नीट उन मेधावी छात्रों के लिए चेकमेंट साबित होगा जो बिना किसी हाईटेक कोचिंग के केवल किताबों और खुद की मेहनत के दम पर डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं? क्या अब बिना कंप्यूटर लैब वाली कोचिंग की नीट निकलना असंभव हो जाएगा? देखिए सर, अभी जो देखने वाले कंप्यूटर दे चुके, अगर उसके बीच से अगर कहीं ग्रामीण बच्चा जो मेधावी छात्र है, अगर वो एग्जाम दिलाने जाते हैं तो सबसे पहले तो घबरा जाएंगे कि मैं सिस्टम पे बैठ गया, तो वो उसके एग्जाम के उत्तर से मिलेगा। साथ में ऐप सिस्टम में पूरा कोचिंग सेंटर से कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए, तो दोनों कल फिर क्या हो जाएगा, पूरे फीस स्ट्रक्चर जो बढ़ जाएगा। तो एक मिडिल क्लास या प्लस बच्चे जब कोचिंग सेंटर पे आएंगे तो आप बहुत सारी मेहनत करने गाना भेजना पड़ सकते, लोन लेके करना है। तो उस देश में ऐसा होता है कि बच्चे मेहनत करते रहते हैं, तो किसी का लाख कार्ड है तो ट्राई करना। ऐसे में अगर सरकार लास्ट टाइम में अगर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कर रही है तो कहीं ना कहीं ऐसे में बच्चे का लॉस हो जाएगा। क्योंकि अगर एग्जाम सेंटर पे गया नए सिस्टम को देखते हुए कहीं बच्चा और रनिंग हो गया, बारिश हो गया और अच्छे से अपना फोकस नहीं कर पाया तो उसमें बच्चे को लॉस हो गया। ये पूरा फ्यूचर के साथ एक खिलवाड़ हो गया है सिस्टम। तो सरकार बोल रही है कि इससे चीटिंग नहीं होगा, पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन मेरे ख्याल से बच्चों के लिए लॉस ही है। जी जी, बिल्कुल। डॉक्टर राजेश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, कोचिंग संचालक हैं और बेहतर अनुभवी हैं, उनसे सीधे बातचीत कर लेते हैं। राजेश जी, हालांकि आपकी कोचिंग की बात नहीं कर रहा, आपकी कोचिंग में तो बहुत कम फीस है, लेकिन एक उदाहरण के तौर पर आप कोटा राजस्थान जैसे में जाएंगे, लाखों से ऊपर की फीस है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, अगर 1.5 लाख जो फीस है उसको 2 लाख पर ले जाना क्या मध्यम वर्गीय और गरीब मेधावी छात्रों को मेडिकल की दौड़ से बाहर करने की एक आर्थिक साजिश साबित नहीं होगी?
आपके हिसाब से क्या लगता है? साहब हर किसी का तो नहीं पे कर पाएंगे, 2 लाख फीस बहुत ज्यादा होती है। मेरे हिसाब से अंडर जो है जो फीस होना चाहिए स्टूडेंट्स की, वो अंडर 1 लाख के हिसाब से होना चाहिए। अगर कोई कोचिंग संस्थान ले रहा है तो वो बहुत ज्यादा ले रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि इतनी जरूरत नहीं है फीस की। और अगर वो सीबीटी मोड पे भी जाते हैं तो इतना इतना फीस में घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले से कोचिंग संस्थान जो है आईआईटी जेईई की तैयारी करा रहे हैं सीबीटी मोड पर। तो अगर मेरा मानना ऐसा है कि नीट का एग्जामिनेशन साल में 2 बार होना चाहिए, बच्चों को 2 बार मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जैसे आप देखते हैं जेईई के स्टूडेंट्स को 2 टाइम्स जो है मौका दिया जाता है, इसी तरह नीट के बच्चों को भी 2 टाइम्स मौका मिलना चाहिए। कभी किसी बच्चे का जो है हेल्थ खराब हो जाता है, कभी किसी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती, कभी उनके पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं होती है, तो इससे क्या है बच्चा पूरा साल खराब हो जाता है। आप अभी ले लीजिए, सपोज टू भी अगर ये खुलासा ना होता तो बहुत सारे मेधावी स्टूडेंट्स बाहर हो जाते, और जो लायक नहीं है वो लायक बन जाते, वो एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले लेते जी। और हमारे देश का के स्वास्थ्य जो व्यवस्था है आने वाले समय में बहुत चरमरा जाती। तो मेरा मानना ऐसा है कि देखिए फीस बढ़ाना एक कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। पहले से ही बच्चों के और पेरेंट्स के ऊपर काफी जो है खर्च करते हैं, क्योंकि वो हॉस्टल में भी खर्च करते हैं, उनकी दूसरी आवश्यकताओं में भी खर्च करते हैं। तो मेरा मानना ऐसा है कि अगर सीबीटी पे भी ले जाते हैं तो कोचिंग क्लासेस को फीस नहीं बढ़ाना चाहिए, जो वो फीस ले रहे हैं वो सफिशिएंट है, उसमें मैनेज करना चाहिए। हाँ, गवर्नमेंट को मैं एक सलाह देना चाहूंगा, जैसे आप लोग एजुकेशन सिस्टम में स्कूल्स पे बिल्कुल जीएसटी नहीं लेते हैं, उसी तरह से कोचिंग संस्थान पर भी जीएसटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीएसटी से क्या है कि कोचिंग संस्थानों को जो प्रॉफिट है या जो उनको ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो राशि चाहिए जी, वो कहीं ना कहीं अपने इंस्टीट्यूशन से ही जीएसटी पे करते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स पर ही भार पड़ता है जी। तो अगर जीएसटी में भी कटौती हो जाएगी तो काफी रिलीफ मिलेगा, और साल में 2 बार एग्जाम कराए जाएं। जी। और तीसरा ये है कि जो जैसे हमारा चुनाव होता है, चुनाव आयोग लेता है अलग अलग स्टेट्स में जाके, ऐसे ही अगर एनटीए को दी गई है ये जिम्मेदारी, तो उसी तरह से ये अलग डेट्स को देकर, चाहे वो 10 डेज के अंदर सारे राज्यों में करा लिए जाए, 2-2, 3-3 स्टेट्स में, तो उससे क्या काफी प्रॉफिट देखने को मिलेगा। मेरा मानना ऐसा है। बाकी इसमें गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है, कसूर एनटीए में कार्यरत जो कर्मचारी है उनका है। उनको दंड देना चाहिए, और ऐसा दंड देना चाहिए कि जिससे कि आने वाली जो पीढ़ी है या जो भी इससे रिलेटेड संबंधित लोग हैं वो इस बारे में सोचने से भी कांप जाएं। जी। तो इस तरह की हरकतें ना हो, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, जी जी, क्योंकि ये हमारे देश के का बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है, जहाँ साल भर बच्चे तैयारी करते हैं, सपने जो सजोते हैं, खर्चा करते हैं, और इस तरह की हरकतें होती हैं तो हमारे देश के लिए बड़ी शर्मनाक बात होती है कि हमारे इतना बड़ा लोकतंत्र है, इतनी बड़ी व्यवस्थाएं कि आज विश्व युद्ध हो रहे हैं और हमारा देश शांत है, अच्छी बात है, हमारा सिस्टम अच्छा है। अगर इसमें भी थोड़ा सुधार कर लिया जाए तो कोई बुरा नहीं है, और मैं समझता हूँ आने वाले समय में सरकार इस चीज पर ध्यान देगी जी, क्योंकि जो भी एनटीए में कार्यरत कर्मचारी है उनमें बहुत उचित कार्यवाही की जाए, उनको कम से कम एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट जैसी सजा दी जाए, जिससे किसी की जैसे मर्डरर्स को दी जाती है उसी तरह से एक तरह से ये बच्चों के कैरियर के साथ मर्डरर है, मर्डर किया हुआ है जी, इस तरह की हरकतें ना हो भविष्य में। जी जी बिल्कुल। रितु जी, शहरी छात्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में उन छात्रों की कीमत की जो कीमती समय की भरपाई कैसे होगी? जो कंप्यूटर इंटरफेस, तो ये आपने ये वो कर दिया। मैं एक अगला सवाल आपसे लेता हूं कि एक छात्र जो साल भर 18 घंटे बायोलॉजी और डायग्राम फिजिक्स के फार्मूले रटता है, अगर परीक्षा के दिन माउस हैक होने या सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण उसके 5 मिनट बर्बाद होते हैं, तो क्या एनटीए उसे वो कीमत समय वापस देगा, या उसकी साल भर की मेहनत सर्वर एरर की भेंट चढ़ जाएगी? अगर इस मामले में सरकार से आपको कुछ कहना है तो क्या कहेंगी? देखिए, डिजिटल नीट का फैसला सुनने में आधुनिक और अच्छा लग सकता है, लेकिन हमें भारत की जमीनी हकीकत नहीं भूलनी चाहिए। यह बहुत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि शहरों के छात्रों के पास बचपन से लैपटॉप, कंप्यूटर, इंटरनेट की सुविधा होती है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कई छात्र पहली बार कंप्यूटर चलाना या देखते हैं,
ऐसे में वे प्रश्न हल करने से ज्यादा समय स्क्रीन समझने में, माउस चलाने में, इंटरफेस समझने में लगा देंगे। इससे उनकी मेहनत पर असर पड़ेगा। यह प्रतिभा की नहीं बल्कि सुविधा की परीक्षा बन सकती है। जी आ, जी अनिल जी, एक मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से नीट का एग्जाम पूरे देश में एक साथ हुआ और इसके बाद पेपर लीक हुआ, फिर कैंसिल हो गया, फिर 21 जून को फिर से पेपर होने जा रहा है, एक आम जो ग्रामीण अंचल के जो मध्यम वर्गीय परिवार है, कुछ बच्चे ऐसे भी जो पैसे उधार लेके गरीबी से मेहनत करके पढ़ते हैं, वो कैसे इस चीज को हैंडल कर पाएंगे? क्या लगता है आपको? जी, हैंडल करना तो मुश्किल है। अभी जस्ट वो लोग क्या किए, जैसे लोन लेके या किसी पैसे लेकर कोचिंग करने आ रहे थे, अच्छे से एग्जाम दिए, माइंड सेट भी हो गए थे हमारे इतना नंबर आ रहा है। अब वही चीज अब दोबारा घर जाने के बाद पूरा रूम छोड़ने के बाद क्या सब रेंट नहीं रह रहा है। अब दोबारा रीइंस्टॉल करके तो कुछ अलग चीज हो गया, नई जगह जाएगा तो रूम रेंट भी बढ़ जाएगा। अब दोबारा पढ़ने में माइंड जो है और पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा कि एक बार तो हमने अपना 100% दे दिया था, फिर दोबारा पढ़ेंगे तो क्या है, थोड़ा पढ़ने में और दिक्कत जाएगा। फैमिली वाले पहले रिजल्ट में कुछ मान लो अच्छा बताया है, नए रीलिट होगा उसमें रिजल्ट दूसरा आता है गलत, तो फैमिली उसमें डिप्रेशन में जाएगा, पैसा और पूरा दोबारा लगेगा। तो एक प्रकार से समस्या ही बनती जा रही है। जी राजेश जी, एक मेरा सवाल है, चूंकि आप खुद ही देखते हैं इस तरीके से देश में कितना कोचिंग सेंटर के नाम से वसूलियां होती हैं, तो एक मेरा उन कोचिंग सेंटरों के लिए ये सवाल है कि क्या कोचिंग सेंटर केवल डिजिटल क्रांति के नाम पर पैसे वसूल रहे हैं, जबकि असल शिक्षा का कंटेंट में कोई भी बदलाव नहीं आया? उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर मेरा मानना ऐसा है कि शिक्षा जो है, जो भी कोचिंग संस्थान जो है यहाँ पर, मैं भी एक कोचिंग संस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा मानना ऐसा है सब कि हर कोचिंग तो ऐसा लूट वसूली नहीं करती है। कुछ लोग इसका गलत फायदा उठा सकते हैं, तो सरकार को ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए और छात्रों को खुद अवेयर रहना चाहिए। अगर वो सीबीटी के नाम पर बहुत ज्यादा फीस ले रहे हैं तो वो गलत है। मेरे हिसाब से सीबीटी और सस्ता होगा, क्योंकि पेपर हम लोग जो छपवाते हैं उसमें बहुत ज्यादा कॉस्टिंग आती है। जी अगर आप सेटअप लगाते हैं तो वो सेटअप में उतना खर्चा नहीं है, पहले से ही लोगों ने सेटअप लगा रखे हैं, उन पर हो सकता है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि सीबीटी से जो ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र हैं जी या जो ऐसे छात्र हैं जिनको ये सुविधाएं नहीं है, जहां इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है, जी उन बच्चों को काफी तकलीफ होगी। तो पेपर मोड एक अच्छा मोड है, क्योंकि क्वेश्चन सामने रहता है, बच्चे को फिजिकली समझने में इजी होता है पेपर मोड पे एग्जामिनेशन लेना, जी जबकि सीबीटी पर इतना इजी नहीं होता है। बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं। जी और अगर कुछ कोचिंग संस्थान ऐसा सोचते हैं कि सीबीटी के नाम से बच्चों पर वसूली की जाए, तो बिल्कुल गलत है। जी मैं ऐसी कोचिंग संस्थाओं का सर्वथा विरोध करता हूँ, जी क्योंकि कोचिंग संस्था एक एजुकेशन है देने वाली, एक मंदिर है, एक टेम्पल है, जी जहाँ छात्र और छात्राएं या जो है पेरेंट्स हैं, जिन पे बहुत विश्वास होता है कि हमारे बच्चे जिस भी कोचिंग में पढ़ेंगे जी वो कोचिंग उनको सर्विसेज देंगी। तो मेरा मानना ऐसा है कि यहाँ आज के कंपटीशन युग में भाई साहब, इतना ज्यादा फीस वसूलना जहाँ जैसा क्षेत्र है, जी मेरे हिसाब से तो फीस नहीं बढ़ना चाहिए। और अगर ऐसा कोई करता है तो ये दंडनीय अपराध है, जी गलत बिल्कुल। है। जी रितु जी, ग्रामीण भारत में इंटरनेट की कछुआ चाल और बिजली कटौती के बीच क्या डिजिटल नीट ग्रामीण टैलेंट के सपनों को चकनाचूर करने वाली एक तकनीकी दीवार नहीं बनेगी? क्या लगता है आपको? जी सर, आप कह रहे हैं ये कि अगर सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है, लेकिन क्या हर गांव में तेज इंटरनेट है? क्या हर गांव में 24 घंटे बिजली है? जवाब है या नहीं। अगर परीक्षा के दौरान नेटवर्क चला गया, बिजली चली गई, तो उस छात्र की सालों की मेहनत का क्या होगा? उनके सपनों में तो पानी फिर जाएगा। जी और सबसे बड़ा सवाल है कि अगर एग्जाम के बीच सर्वर डाउन हो जाता है तो जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार की या आईटी कंपनी की, या फिर से हमेशा की तरह छात्र को ही नुकसान झेलना पड़ेगा? मैं तकनीक के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं असमानता के खिलाफ हूँ, क्योंकि जब तक हर ग्रामीण क्षेत्र डिजिटल रूप से तैयार नहीं होगा, तब तक ऑनलाइन नीट लागू करना लाखों छात्रों के भविष्य के साथ जोखिम होगा। जी
अनिल जी, आखिरी सवाल आपसे है कि नीट पहले से ही दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। अब छात्रों को विषय की तैयारी के साथ साथ इंटरफेस की तैयारी का अतिरिक्त तनाव झेलना पड़ेगा। क्या ये बदलाव छात्रों की तार्किक क्षमता को परखने के लिए है या उनकी तकनीकी अनुकूल क्षमता को? देखिए, इसमें तो छात्रों को समझने के लिए कहीं थोड़ा दिक्कत जाएगा। वही दौर रहेगा ना कि ग्रामीण क्षेत्र वाले फिर इधर आएंगे, डिस्प्ले को देखेंगे, नया डिस्प्ले आ जाएगा, तो क्या है उसमें तो चलो हम आंतरिक क्षमता की उसको कमी भी कर सकते हैं। वो तो पहले डिजिटल नॉर्मल स्क्रीन पे जो फिजिकल एग्जाम दे रहे थे उसके कंपेयर में तो वो डिस्कम्फर्ट फील करेंगे, तो क्या माइंड सेट वहीं चेंज हो जाएगा। तो हम इसलिए क्या बोलेंगे, जो मेधावी छात्र हैं वो मेडिकल इसमें कंप्राइज सिस्टम में और डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अगर उसी करेंगे तो हम लोग उससे बेहतर रिजल्ट की उम्मीद नहीं कर सकते। वहाँ वो चाह कर उतना बेहतर नहीं दे पाएगा। जी डॉक्टर राजेश साहब, मैं एक सवाल जनता की तरफ से कर रहा हूं, ये देश की जनता का सवाल है। क्या डिजिटल नीट की आड़ में कोचिंग माफिया अब आईटी वेंडर्स के साथ मिलकर शिक्षा को पूरी तरह से एक लग्जरी प्रोडक्ट बनाने की राह पर है? इसको किस नजर से देखते हैं आप? मेरे हिसाब से तो वैसा नहीं होने वाला है, क्योंकि कोचिंग जो संस्थाएं हैं। हेलो जी कंटिन्यू करें। जी मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि कोचिंग संस्था एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जब सेवाएं देता है तभी उसके छात्र उस तक आते हैं जी। और जहां सेवाएं मिलती हैं वहां थोड़ा चार्ज रहता है, क्योंकि कोचिंग संस्थान के खुद के बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे कि टीचर्स का पेमेंट है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, स्टाफ है, स्टडी मटेरियल है। तो मुझे नहीं लगता कि कोचिंग संस्था को तो सिर्फ, मेरे हिसाब से तो बहुत सारे जो स्कूल्स हैं जी वो बच्चों को, छात्रों को बहुत लूटते हैं। डिफरेंट टाइप का जो है स्टडी मटेरियल के नाम पर उनको लूटते हैं, कभी किसी बहाने से लूटते हैं। कोचिंग संस्थाओं में ऐसा नहीं है जी। और मैं तो ये कहता हूँ, अगर कोई भी चीजें हैं तो हम जैसे कोचिंग संस्था चला रहे हैं, हम लोग तो बिल्कुल सपोर्टिव रहने वाले हैं। छात्रों से हमारा कोचिंग है ना, हम छात्रों से, छात्र हमसे नहीं है, मेरा मानना ऐसा है। तो कोचिंग संस्थाओं पे पेरेंट्स बिल्कुल विश्वास रखें, वो अपना बेस्ट देंगे, क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तब बढ़ता है जब उसका कस्टमर या जो भी छात्र है वो सेटिस्फाइड होता है जी। कहीं ना कहीं कोचिंग संस्था बहुत कुछ मेहनत करते हैं, बहुत सारे ज्यादा सेक्रीफाइसेस करते हैं, जिसकी वजह से उनको चार्जेस लेना होता है। बस मैं कोचिंग संस्था जो ज्यादा फीस ले रही है मैं उनको इतना ही आग्रह करना चाहूंगा कि आप जो है उस स्तर तक फीस को ले आइए जहां आपका संस्थान चल सके और छात्रों को फायदा हो सके। और अगर कोई डिजिटल के नाम से अगर आपसे फीस वसूली करता है तो वो गलत जी, सर्वथा गलत है जी। और मेरा मानना ऐसा है कि इतना बड़ा सिस्टम है, इतने सारे विद्यार्थी बैठते हैं और ये देश ही नहीं विदेशों में हमारा जो नीट का एग्जामिनेशन है वो काफी फेमस है कि कैसे इंडिया इतना बड़ा एग्जाम को कंडक्ट करा लेता है एक ही दिन में जी। तो ये हमारे देश की मांग जी बिल्कुल, वो इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट करा लेते हैं। कुछ नालायकों की वजह से, कुछ ऐसे लोगों की, भ्रष्ट लोगों की वजह से पेपर लीक हुआ है, तो आप उन पर कार्रवाई करें और आगे से इस तरह की कोई हरकतें ना हो, सिस्टम में थोड़ा बदलाव करें जी। और इसमें मैं किसी को दोष नहीं देना चाहूंगा, ना एनटीए को, ना सरकार को। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमारा जो भ्रष्ट तंत्र है, जो माफिया लोग हैं जो बैठे हुए हैं, जो पेपर को लीक करते हैं, उनको कड़ी से कड़ा सजा दी जाए, जिससे आने वाली पीढ़ी की और जो आने वाले लोग हैं उनको इसका सबक मिले जी। बिल्कुल राजेश जी, आपको देश की जनता भी देख रही, सरकार भी देख रही है और इस पर कड़ी कार्रवाई होगी, ये तो सरकार का ही दावा है। बहरहाल टाइम का हमारे पास पाबंदी है, इसके लिए डॉक्टर राजेश जी हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका भी शुक्रिया। रितु ठाकुर जी हमसे जुड़ी थी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल कुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नीट परीक्षा को ऑनलाइन सीबीटी मोड में ले जाने का सरकार का फैसला केवल एक तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि ये देश के मेडिकल शिक्षा तंत्र में एक बहुत बड़ा आर्थिक सामाजिक मोड़ भी है, जहां एक तरफ ये पेपर लीक माफिया पर सर्जिकल स्ट्राइक माना जा रहा, वहीं दूसरी तरफ ये तैयारी के पुराने सस्ते तरीकों को खत्म कर एक नए महंगे डिजिटल युग की शुरुआत की जा रही है। खबरों खबर में यही तक, आप देखते रहिए DI News Plus। नमस्कार।